कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं तो वहीं कुछ रास्ते कहीं और ही ले जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही 5 दोस्तों की है। अमन, करण, वंश, समीर और रोहित, जिन्होंने एक शॉर्टकट चुना और उसके बाद जो उनके साथ हुआ उसे वो कभी भूल ही नहीं पाए। 5 दोस्त काफ़ी सालों से साथ थे। कॉलेज ख़त्म हो चुका था, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे। कोई नौकरी कर रहा था तो कोई अपना काम संभाल रहा था। पहले जहां हर हफ्ते मिलना होता था, अब महीनों तक बात भी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार सबने एक साथ कुछ दिनों की छुट्टी ली थी और उन्होंने फैसला किया कि कहीं घूमने चलते हैं। सुबह का वक्त था। एक कार सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर गाने चल रहे थे। कोई खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई पीछे बैठकर बस मज़े ले रहा था। सफ़र बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे हर दोस्तों की ट्रिप चलती है। हंसी, मजाक, शरारत और बेफिक्री। दोपहर होने तक वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे। अमन गाड़ी चला रहा था, तभी उसके गूगल मैप ने एक नया रूट सजेस्ट किया। उसने मोबाइल की स्क्रीन सबको दिखाई। शॉर्टकट है, लगभग 2 घंटे बच जाएंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। 2 घंटे कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे सब मान गए और गाड़ी ने मेन हाईवे छोड़ दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सड़क पतली होने लगी, नेटवर्क कमज़ोर होने लगा और आसपास का माहौल बदलने लगा। अब रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। कुछ देर तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर रोहित ने मजाक में कहा, यार, ये पक्का सही रास्ता है ना? कहीं मैप हमको जंगल में गोल गोल घुमा तो नहीं रहा बस? सब हंस पड़े। अमन ने मोबाइल देखा और बोला, मैप तो यही रास्ता बता रहा है, हम सही रास्ते पे हैं, टेंशन मत लो। बात यहीं ख़त्म हो गई और वो वापस हंसी मजाक करने लगे। करीब आधा घंटा और बीता और तभी गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हो गई। अमन ने मुश्किल से स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। सब घबरा कर गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। बस यही होना रह गया था, करण ने बोला। अमन और रोहित ने स्पेयर टायर निकाला और टायर बदलने लगे। बाकी लोग आसपास घूमने लगे। कोई फ़ोटोज़ खींच रहा था तो कोई जंगल की वीडियोज़ बना रहा था और इसी बीच करण जंगल की तरफ चल दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनटों बाद जब रोहित ने उसे आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। करण, अब सबने मिलकर उसे आवाज़ लगाना शुरू किया। लगभग 10 मिनट बाद पेड़ों के बीच से करण वापस आता दिखाई दिया। साले कहाँ गया था? करण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस थोड़ा आगे तक देखने चला गया था। क्यों, क्या हुआ? याद आ रही थी मेरी। सब हंस पड़े और फिर टायर बदलकर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा एंड जंगल अब और भी ज़्यादा सुनसान लगने लगा। दिन भर की रोशनी में जो पेड़ आम लग रहे थे, अब वही पेड़ अंधेरे के साथ कुछ और ही नज़र आ रहे थे। अमन ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की। आगे का रास्ता बहुत साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा अब तेज़ी से बढ़ रहा था।
तभी समीर ने पीछे से कहा, वैसे भी हम लोगों को कैंपिंग करनी थी ना, तो इतनी रात में आगे भटकने से अच्छा है कोई खुली जगह देख के आज यहीं कैंप कर लेते हैं। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो गए। वैसे भी पूरे ट्रिप का प्लान ही यही था, शहर से दूर, नेचर के बीच, कैंपिंग। करीब 20 मिनट बाद उन्हें सड़क से थोड़ा हटकर एक खुला मैदान जैसा हिस्सा दिखा। चारों तरफ पेड़ थे लेकिन बीच में काफ़ी जगह खाली थी, कैंपिंग के लिए बिल्कुल ठीक। कुछ देर बाद एक छोटी सी कैंपफायर भी जल गई। कैंपफायर की रोशनी और दोस्तों की बातें उस अंधेरे को हल्का कर रही थी। सब मजे में थे। कोई कॉलेज के पुराने किस्से सुना रहा था और कोई बस बैठकर बातों के मजे ले रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी सुनसान जंगल के बीच बैठे हैं। तभी रोहित की नज़र करण पर पड़ी, जो आग के उस पार बैठा हुआ था और जंगल की तरफ घूर रहा था। क्या हुआ करण? लगा जैसे कोई खड़ा है उधर। सबने उस डायरेक्शन में देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हॉरर मूवी कम देखा कर भाई। सब हंस पड़े। करण ने भी मुस्कुरा दिया और बात वहीं खत्म हो गई। अब धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। कैंप फायर भी धीरे धीरे बुझने लगी और एक एक करके सब अपने टेंट्स में जाने लगे। रात का पता नहीं कौन सा पहर चल रहा था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अगर कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती। तभी रोहित की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, बहुत धीमी आवाज में, उसके टेंट के बाहर से। रोहित। रोहित ने अपनी आंखें खोली। उसने ध्यान दिया लेकिन बस हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन में खुद को समझाया कि उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज़ आई, रोहित। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से उठकर बैठ गया। टेंट के बाहर किसी के चलने की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कैंप के आसपास घूम रहा हो। उसने सोचा शायद दोस्तों में से कोई होगा, पानी पीने या बाथरूम के लिए उठा होगा। रोहित ने टेंट की जिप खोली और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कैंप फायर भी कब की बुझ चुकी थी, बस उसकी लाल राख अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। रोहित ने आसपास नज़र दौड़ाई। बाकी सारे टेंट्स बंद थे, सब सो रहे थे। पता नहीं क्यों रोहित को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो, पेड़ों के पीछे से। रोहित का गला सूखने लगा। उसने अपनी आंखें मसली और अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई नहीं दिखा। उसने तुरंत अपना टेंट बंद किया और बिना किसी को जगाए वापस लेट गया। उसे अच्छे से नींद तो नहीं आई, लेकिन सुबह होने का इंतज़ार ज़रूर था। सुबह जब सब उठे तो रोहित का चेहरा उड़ा हुआ था। उसने रात वाली बात सबको बताई और सब हंस पड़े। ये सब हॉरर मूवी देखने का असर है। तो रोहित, किसी भूत ने तेरा नाम लिया? हाँ, पिछले जन्म की रिश्तेदारी रही होगी भाई की, भूतों से। सब मजाक उड़ाने लगे। रोहित को भी लगा शायद वो ओवरथिंक कर रहा है और बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ देर बाद एक और अजीब चीज़ हुई। जब रोहित हाथ मुंह धो रहा था तब उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। वहाँ 3 गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। सब उसके पास आ गए। निशान सच में अजीब था, लेकिन फिर करण ने बोला, चिल यार, रात को कहीं पेड़ वगैरह से लग गया होगा।
ये एक्सप्लेनेशन सबको ठीक लगा और फिर सबने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। टेंट समेटे गए, सामान गाड़ी में रखा गया और सफ़र दोबारा शुरू हुआ। करीब 1 घंटे सफ़र करने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुराना घर दिखाई दिया, एक अकेला घर। अमन ने गाड़ी धीमी कर दी, सबकी नज़र उस घर पर टिक गई। यार मैं गारंटी देता हूँ, अगर हॉरर मूवी होती ना तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं जाता। समीर हंस पड़ा और बोला, लेकिन यहाँ हॉरर मूवी नहीं चल रही। बिल्कुल, इसलिए हम जाएंगे। क्यूरियोसिटी भी तो कोई चीज होती है। काफ़ी समय बाद करण भी एक्साइटेड दिखने लगा था। हाँ चलो, मजा आएगा। घर लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था। कुछ खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, लेकिन घर पूरी तरह वीरान नहीं लग रहा था। एक खिड़की के अंदर से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। इसका मतलब था वहाँ कोई रहता था। चलो पूछते हैं। वैसे भी पीने का पानी खत्म होने वाला है। सब गाड़ी से उतर गए और घर की तरफ बढ़ने लगे। घर तक पहुंचकर अमन ने दरवाज़ा खटखटाया। तब अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें थकी हुई। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले उन पांचों को देखता रहा, जैसे किसी चीज़ की तसल्ली कर रहा हो। और फिर उसने कहा, जी, कौन है आप सब और यहाँ क्या कर रहे हैं? अमन ने पानी ख़त्म होने वाली बात बताई। तब वो बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अंधेरा होने वाला है, रात यहीं गुजार लो, पानी का इंतजाम भी हो जाएगा यहाँ। उसने बिना किसी सवाल के उन सबको घर के अंदर आने दिया। बाहर के मुकाबले घर अंदर से बड़ा था। पुराना ज़रूर था, लेकिन संभाला हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने उन सबको खाना और पानी दिया। रात गहरी होने लगी, बाहर हवा तेज़ चलने लगी। सोने से पहले उस बूढ़े आदमी ने बहुत शांत आवाज़ में बोला, एक बात याद रखना, रात में अपने कमरों से बाहर मत निकलना, चाहे कैसी भी आवाज़ क्यों ना सुनो। वंश ने तुरंत पूछा, पर क्यों? वो बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि ये जंगल है बेटा, यहाँ हर आवाज़ वो नहीं होती जैसी तुम्हें लगती। ये कहकर वो मुड़ा और ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं बोला। यार अब तो एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा सब। इस बार कोई नहीं हंसा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में अब हल्का सा डर पैदा हो चुका था। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। सबको अलग अलग कमरे मिले थे। अमन और रोहित एक कमरे में, वंश और समीर दूसरे कमरे में और करण तीसरे कमरे में। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक आधी रात को वंश की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई चल रहा हो। वंश उठकर बैठ गया और उसने समीर को जगाया। सुन, बाहर कोई है शायद। समीर ने कुछ देर ध्यान से सुना और फिर बोला, हवा होगी भाई, सो जा। नहीं भाई, ये पैरों की आवाज़ है। दोनों कुछ सेकंड चुप हो गए। आवाज़ सच में आ रही थी। फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो गई और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तब समीर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। कॉरिडोर खाली था, बिल्कुल खाली। बोल रहा था हवा होगी। दोनों वापस कमरे में आ गए और सोने की कोशिश करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। सब अपने अपने कमरों से भागकर बाहर निकले, पर करण नहीं आया। करण कहाँ है?
ये उसी की चीख थी क्या? सब करण के कमरे की ओर भागे। करण का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। बिस्तर खाली था, खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में हिल रहे थे। साला मजाक कर रहा होगा। सबने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर करण कहीं नहीं मिला। सब करण को खोज ही रहे थे कि तभी ऊपर वाले फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मिल गया। मैं कह ही रहा था कि हमें डराने के लिए नाटक कर रहा होगा। ये कहकर वो सब ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगे। वंश सबसे आगे था, उसके पीछे समीर, फिर अमन और सबसे पीछे रोहित। उन्हें वहाँ एक कमरा दिखा जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू थी। सब धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई। सारे लोग हड़बड़ा गए। अचानक पूरा अंधेरा हो चुका था और वो इसके लिए रेडी भी नहीं थे। कुछ देर बाद अमन ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन किया। टॉर्च के जलते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। वंश उन सबके पास से गायब हो चुका था। वंश, कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? सब डरते डरते उस कमरे में पहुंचे। अमन ने हिम्मत करके पूरा दरवाज़ा खोला और अगले ही पल तीनों जम गए। उस कमरे में उन्होंने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी से वंश लटका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरे पर डर जमा हुआ था, जैसे उसने अपने आखिरी समय में कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए था। ये देखकर अमन के हाथ से मोबाइल गिर गया। रोहित रोने जैसा हो गया और समीर पीछे लड़खड़ा गया। वंश की लाश देखने के बाद कुछ देर तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। सबका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर अचानक समीर फट पड़ा। बस बहुत हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वही समीर जो हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता था, आज पूरी तरह टूट चुका था। हमें नहीं पता करण जिंदा है भी या नहीं, और ठीक हमारे सामने से वंश गायब हुआ, फिर मरा हुआ मिला, और हम यहाँ खड़े देख रहे हैं बस। उसने अमन और रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, जिसको रुकना हो रुके। मैं यहाँ 1 सेकंड और नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो सीधा सीढ़ियों से उतरने लगा और घर से बाहर की तरफ भागा। समीर रुक। समीर भाई, हमें साथ रहना चाहिए, मत जा कहीं अकेले। अमन और रोहित ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर समीर नहीं रुका। वो जंगल की तरफ भागा जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। अमन और रोहित भी समीर के पीछे जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी जंगल की तरफ से एक चीख सुनाई दी। समीर, मेरे भाई। अमन और रोहित एकदम हारा हुआ महसूस करने लगे। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। अब ना उनमें हिम्मत बची थी, ना ताकत और ना ही अकल। रोहित और अमन ने घर के अंदर वापस जाकर खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और दरवाजे के सामने अलमारी लगा दी। वो दोनों बिना सोए पूरी रात कमरा बंद कर कर बैठे रहे। कभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के हंसने की आवाज़। दरवाजा खोलो, मैं बचाने आई हूं तुम्हें। दरवाजा खोल। पता नहीं कैसे, लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। खिड़कियों से धूप अंदर आने लगी और अब दोनों की सांस में सांस आई। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। पूरा घर खाली था। दोनों बाहर निकले और सीधा गाड़ी की तरफ भागे।
किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हुई और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नेटवर्क भी मिल गया। अमन ने कांपते हाथों से पुलिस को फ़ोन किया और लगभग 2 घंटे बाद पुलिस उस जंगल में पहुंच चुकी थी। पुलिस के साथ अमन और रोहित दोबारा उस जंगल में गए। दिन की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इतना नॉर्मल कि किसी को ये यकीन ही नहीं हो कि पिछली रात यहाँ इतना सब कुछ हुआ था। पुलिस ने पूरे एरिया की तलाशी ली और कुछ ही देर बाद उन्हें समीर की लाश मिल गई। वो घर से लगभग 200 मीटर मिला था। फिर पुलिस वालों ने घर की भी तलाशी ली और उन्हें वंश की भी लाश मिल गई। अब बचा था बस करण। छानबीन के दौरान ऊपर वाले एक बंद कमरे से तेज बदबू आने लगी। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर जो मिला उसे देखकर सब हैरान रह गए। अंदर उस बुढ़े आदमी की लाश थी, वो भी काफ़ी पुरानी लाश, कई दिनों पुरानी। अमन और रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इनसे कल रात ही बात की थी। इन्होंने ही तो हमें यहाँ रुकने दिया था। और इन पर ही तो हमें शक था कि यही इन सब के पीछे हो सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी पहले से मरा हुआ था। रोहित को वहाँ से एक डायरी मिली जिसमें लिखा हुआ था, उसे काबू करने में असफल रहा, सब उल्टा हो गया। वो और भी ताकतवर हो चुकी है। मेरी मौत तो निश्चित है, और अगर ये डायरी किसी को मिलती है तो समझ जाना कि मैं नहीं बचा। मौत के बाद किसी एक इंसान की जान भी बचा सका। अगर मैं, तो मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। कुछ सेकंड्स तक अमन और रोहित कुछ नहीं बोले। उन दोनों को लेकर अब पुलिस उस जंगल से निकलने लगी। तभी उन्हें वायरलेस पर एक मैसेज मिला। सर, जंगल के दूसरे हिस्से में एक और लाश मिली है। पुलिस अमन और रोहित को भी उस जगह ले गई और जैसे ही उन्होंने उस जगह को देखा और उस लाश को देखा तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। लाश करण की थी और ये वही जगह थी जहां ट्रिप के स्टार्टिंग में उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था। करण, ये अगर तभी मर चुका था तो पूरे ट्रिप पर हमारे साथ कौन था? छलावा।